हेलो गाइस, वेलकम बैक। मॉडर्न इंडिया पार्ट 2 चैप्टर 4 पे आ गए हम। अब तक हमने पढ़ा था कि हेस्टिंग का, लॉर्ड हेस्टिंग का एक्सपांशन ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठास वॉर एंड ऑल, कॉर्नवालिस तक आ गए थे। बट अब हमें पर्टिकुलरली पढ़ना है वॉर वेलेस्ली एंड कॉर्नवालिस को। ओके, सो यही है। शुरू में वेलेस्ली ने कैसे एक्सपांशन किया। पहले ये लोग ट्रेडिंग कंपनी थे, ट्रेड के नाम पे ये लोगों ने पॉलिटिकल एक्सपांशन कर लिया। अब ये लोगों को नॉट जस्ट मराठाज एंड मैसूर पे स्टॉप है, बट मोर देन दैट दे वांट टू एक्सपांड ऑल ओवर द कंट्री। और ये कैसे करेंगे? इन लोगों ने बोला अगर फ्रांस को कोई भी लूट, अगर फ्रांस के साथ कोई भी एनी अलाइज बनाएगा, वो इन शॉर्ट ब्रिटिश के भी अगेंस्ट हो जाएगा। दिस इज़ वॉट दिस पैरा इज़ अबाउट। Either though they had forward peace policy believe were an injurious trade। ये लोग ने बोला कि अब से पीस पॉलिसी करेंगे, इंजीरियस ट्रेड है वॉर। बट अगर कोई भी फ्रेंच से इन्फ्लुएंस होगा, उसके एक्सपांशन में फेवर करेगा, उसकी पॉलिसीज़ को फेवर करेगा एंड हैव एनी डीलिंग्स विद फ्रांस, देन दे हैव बीन इन्वेडिंग अगेंस्ट यूके। ओके, उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद ये लोग एंग्लो मैसूर वॉर एंड एंग्लो मराठा वॉर किए। इस नेम पे ये लोग ने किया। अब देखो, सिर्फ कंपनी की थ्रेटन मैसूर और मराठास ही नहीं थे। वी ऑल्सो सी द इम्पीडिंग इन्वेजन ऑफ जमन शाह। ये काबुल के रूलर थे हु कुड एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन चीफ्स इन द नॉर्दर्न इंडिया हु was invited by टीपू टू जॉइन इन एफर्ट बाय द ब्रिटिश। मैंने बोला था ना, इधर काबुल है, काबुल से जमन शाह, इनको भी टीपू सुल्तान ने नॉट जस्ट जमन शाह काबुल को, बट ऑल्सो ऑल ओवर यूरोप के कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ को उसने फ्रांस से उसकी डीलिंग्स थी। फिर और भी थे, उनको भी रिश्ते बुलाया था फॉर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। ओके, see, Kabul, who could expect support from Indian chiefs and Tipu to join in efforts against British. Okay, to achieve his political aims, Wellesley relied on three methods. The subsidiary alliance, याद रखना subsidiary alliance Wellesley के अंदर है, outright wars and assumption of the territories। subsidiary alliance साइन करो, नहीं तो wars लड़ो एंड अपने ट्रीटीज़ को दे दो, टेरिटरीज़ को दे दो, ठीक है, ऑफ द सबऑर्डिन। या फिर जो पहले के रूलर थे, जैसे मैसूर में खुद का डायरेक्टली राज नहीं किया। जो पहले के रूलर थे, वाडिया डायनेस्टी पहले रूल करती थी टीपू सुल्तान से पहले, उनको बिठा देना। वाइल दे प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग एन इंडियन रूलर, इनके लिए ये हेल्प कर रहे थे इंडियन रूलर को विद द पेड ब्रिटिश फोर्स, वॉज अ क्वाइट ओल्ड, है ना। And it was given a definite shape by Wellesley, who used it to subordinate the Indian state to paramount authority of the company। अब ये लोग अपनी मिलिट्री को पहले पे करते थे, अब ये लोग क्या करेंगे, किंग्स को दे देंगे, बोलेंगे कि हमारी मिलिट्री आपके किंगडम को रूल करेगी एंड इसका पेमेंट आप लोग दोगे क्योंकि हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अंडर ही सब्सिडरी अलायंस, दिस इज़ द रूलर ऑफ द अलाइंग के इंडियन स्टेट। जिस किंग के पास बच्चे नहीं होंगे खुद के, उसको वो किंगडम डायरेक्टली ब्रिटिश फोर्स के अंडर आ जाएगा, ठीक है। हैज़ टू बी परमानेंट स्टेशनिंग अंडर द ब्रिटिश फोर्स, ठीक है। ऑल दिस, और ब्रिटिश फोर्सेस वहाँ की गार्ड करेगी एंड उसका मेंटेनेंस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इंडियन आर्मी करेगी। ऑल दिस वाज डन एलिजिबली फॉर द प्रोटेक्शन बट वाज इन फ्रंट ऑफ अ फॉर्म थ्रू विच इंडियन रूलर पे ट्रिब्यूट टू द कंपनी। यही एक फॉर्म ही हो गया ना ट्रिब्यूट का पे करने का। द रूलर सीडेड पार्ट ऑफ हीज टेरिटरी इंस्टेड ऑफ पेइंग एनुअल सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडियरी टेरिटरी also usually provided that Indian ruler would agree to the posting at his court of the British regiment। हर एक कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिमेंट भी होगा। He would not employ any European in his service without the approval। कोई भी अगर और यूरोपियन उसके कोर्ट में आना चाहेगा, सब्सिडरी अलाइंस की बात चल रही है, को सब्सिडरी अलाइंस से पहले क्या है कि जो भी किंगडम्स है उसको प्रोटेक्शन देने का काम ब्रिटिशर्स करेगी एंड उनके अंडर जितने भी ब्रिटिश रेसिडेंट्स होते हैं वो सारे लोग ब्रिटिश ही पोजीशन करेगी। एंड अगर कोई और यूरोपियन से ट्रेड करना है तो ब्रिटिश की परमिशन लेनी पड़ेगी। ही वुड नॉट नेगोशिएट विद एनी अदर इंडियन रूलर। इनफैक्ट इसका मतलब फॉरेन पॉलिसीज़ भी ब्रिटिश के ही अंडर हो गई है। इन रिटर्न
ब्रिटिश अंडरटुक टू डिफेंड द रूलर फ्रॉम हिज एनिमीज। तुम किसी से भी अलाइज वलाइज नहीं करोगे, तुम्हारे बदले हम देखेंगे फॉरेन पॉलिसी तुम्हारी, और इसके बदले ब्रिटिश क्या करेगी, तुम पे अगर कोई इन्वेजन करेगा तो हम प्रॉमिस करेंगे। दे ऑल्सो प्रॉमिस नॉन इंटरफियरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स। इसके बदले ये लोग ने क्या बोला कि हम फॉरेन पॉलिसी देखेंगे और तुम इंटरनल पॉलिसीज़ में कुछ भी करोगे हम नहीं देखेंगे। पर सबको पता है दिस वॉज नॉट बीन done by the British. In reality, by signing subsidiary alliance, an Indian state virtually signed away its independence. सबको पता है subsidiary alliance sign करना मतलब अपनी independence खो देना. It lost the right of self defense, maintaining diplomatic relations, है ना. अपनी आर्मी रखना मना हो गया, क्योंकि अपनी आर्मी मतलब ब्रिटिश की आर्मी. डिप्लोमेटिक रिलेशन अब नहीं रख सकते. एम्प्लॉइंग फॉरेन एक्सपर्ट्स, सेटलिंग इट्स डिस्प्यूट विद नेबर, सारी चीज़ें ब्रिटिश के हाथ में आ गई. हमें सिर्फ यही याद रखना है सब्सिडरी अलाइंस कौन किया है, वेलेस्ली ने किया है. ओके. In fact, the Indian ruler lost all his vested sovereignty in external matters and became increasingly to the British regiment. ठीक है. System tended to bring out about the internal decay of the protected state, provided by the British with a very high and in fact beyond paying capacity of the state. यही subsidiary alliance से almost किसी भी kingdom को पूरा लूट खा गई थी. ठीक है. The system of subsidiary alliance also led to the disbandment of the armies of the protected state. Of course, lack of soldiers and officials deprived of their hereditary livelihood, spreading misery and degradation. इससे क्या हुआ, subsidiary alliance से क्या हुआ, सोल्जर्स जो होने लगे वो ब्रिटिशर्स के होने लगे. अब ब्रिटिशर्स इंडियंस भी सोल्जर्स रखते थे प्लस फॉरेन सोल्जर्स भी, पर जो किंगडम में पहले वाले जो सोल्जर्स थे उनकी तो लाइवलीहुड चली गई ना. उनमें से कोई रिक्रूट होंगे, बहुत कम ही लोग रिक्रूट होंगे, बाकी सारे लोगों की लाइवलीहुड एंड ऑल कंडीशंस डिग्रेड हो गई. और ऊपर से जो भी सोल्जर्स थे ब्रिटिश सरकार के भी अंदर, इंडियंस थे तो इंडियंस की पोजीशन नीचे थी एंड ब्रिटिश की पोजीशन ऊपर थी. मैनी ऑफ देम जॉइन द रोमिंग बैंड्स, पिंडारीज बन गए, आधे तो लोग पिंडारीज बन गए. हमने वो मूवी देखी होगी वीर की. वेयर टू रैवेज द होल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 decades ऑफ द 19th century. अब हम देखेंगे एक वॉर होगी मराठास और पिंडारीज के भी बीच में. ठीक है. तो पिंडारीज का भी राइज देखो हम यहीं से शुरू होने लग गया. पिंडारीज कौन थे आखिर में, कैसे पिंडारीज लोग हम बोलते इतने पावरफुल थे, बिकॉज दे वर एक्स सोल्जर्स ओनली. पहले के सोल्जर्स ही थे पूरा पिंडारीज लोग. Moreover, the rulers of the protected state tended to neglect the interests of these people and oppress them. ये कैसे इतने पिंडारीज लोग अपने स्टेट के अगेंस्ट, किंगडम के अगेंस्ट हो गए और ब्रिटिशर्स का साथ देने लग गए. कैसे, क्योंकि खुद किंगडम के ही थ्रू इन्हें सप्रेस किया जाता था. पहले अपने मिलिट्री से हटा के फिर ऐसे बेगाज जैसे रखा गया. They had no incentives to be a good rulers. They were fully protected by British from domestic and foreign enemies. यही बता रहा है कि किंगडम का कुछ नहीं रहा, अब से सारी डोमेस्टिक एंड फॉरेन एनिमीज सब ब्रिटिशर्स के अंडर. The subsidiary alliance system, on the other hand, extremely advantaged the Britishers. They could now maintain large army, है ना, fight wars far away from their own territories, since any war would occupy their territory, either the British ally or the British enemy. ठीक है. सब्सिडरी अलाइंस कर करके क्या किया, सबको अपना पार्ट बना दिया. अब से सारे कंट्रोल्स भी इनके अंडर. इनको लगता था ये हमारी एनिमी है, पर ऑब्वियसली ये ब्रिटिश की कैपेसिटी के अंदर आई है. हैड अ पावरफुल फोर्स स्टेशन एट वेरी हार्ट ऑफ इट्स लैंड. ठीक है. एज फार एज द ब्रिटिश वेर कंसर्न, द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस वॉज, इन द वर्ड्स ऑफ ब्रिटिश राइटर, अ सिस्टम ऑफ फैटनिंग अलाइज. अपने अलाइज को बड़ा बनाना, फैट करना, एज वी फैटन ऑक्सन टिल दे वेर वर्दी ऑफ बीइंग डिवोर्ड. तब तक उन लोगों को अपने अंडर लो जब तक वो लोग लिटरली मतलब अपने अलाइज को बढ़ाते रहो, सो दैट कोई भी इसके आगे. इससे क्या हो रहा है कि ये अंदर वाली स्टेट्स भी प्रोटेक्टेड हो रही हैं और कुछ ही रीजन्स है जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे मिलिट्री रख दो. और वो भी किसकी रखेंगे, ऑब्वियसली जो किंगडम्स की रहेंगी उनकी रखेंगे. अपने मिलिट्री को अंदर रख दिया है. लॉर्ड वेलेस्ली साइंड हिज फर्स्ट टेरिटरी. सबसे पहले ये आते हैं क्वेश्चन, हैदराबाद से साइन किया गया. The Nizam was to dismiss his French trained troops and to maintain subsidiary alliance with 6 battalions. ठीक है. ब्रिटिश guaranteed his states under मराठा. हैदराबाद को क्या था, हमने पढ़ा था ये चीज़ मैसूर वॉर से पहले. हैदराबाद को अटैक करना था मैसूर से,
तो हैदराबाद ने किसकी हेल्प ली? ब्रिटिशर्स की हेल्प ली। तो कैसे हेल्प ली? क्योंकि वो अपना ट्रीटी ऑफ ये सब्सिडरी अलाइंस के अंडर आ गया था। बाय अनदर ट्रीटी सब्सिडरी फोर्स वॉज इंक्रीज और ट्रीटी साइन द नवाब, फिर उसके बाद अवध 1801 में साइन किया। ठीक है, याद रखना निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1798, उसी के कुछ साल बाद 1801 में अवध आया। In return for large subsidiary alliance, the Nawab was made to surrender to the British nearly half of its kingdom. अवध का तो half of its kingdom like रोहिलखंड, गंगा एंड जमुना टेरिटरी के अंडर जो आता था वो ले लिया गया। इनफैक्ट उसको तो हटा भी दिया गया था, इसीलिए तो उधर रानी लक्ष्मीबाई बाद में आती। इवन विद इन द पार्ट ऑफ अवध वॉज लेफ्ट, he must accept any advice or order from the British authority regarding any same। वही है, जो भी सब्सिडरी अलाइंस की कंडीशन थी सेम अवध पे भी लग गई थी। उसको अपनी मिलिट्री ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद देखते हैं, पहले आया हैदराबाद, फिर आया अवध, फिर आया मैसूर, कर्नाटक, तंजावुर, सूरत, ये सारी चीज़ें आती हैं। हैम CTS ऐसे याद रख लो। हैम CTS ये लाइन वाइज ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन था? मैसूर, और सबसे लास्ट कौन सा आ गया? सूरत। इसके हिसाब से आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, हैम, हैदराबाद, अवध, मैसूर, कर्नाटक वार्ड, तंजावुर एंड सूरत। इवन मोर स्टेलली टीपू ऑफ मैसूर, इसको भी हमने देखा सब्सिडरी अलायंस के अंडर ले लिया गया। सब he had never reconciled himself to the lost half of territory. He worked incessantly, ठीक है। He entered into negotiation for alliance with the revolutionary France। हमने क्यों देखा कि वो मैसूर से थर्ड मैसूर वॉर क्यों लड़ा था? क्योंकि देखा कि टीपू सुल्तान आ गया, टीपू सुल्तान फ्रांस से मदद मांगने लग गया, तो ये लोग ने थर्ड मैसूर वॉर किया। ठीक है, फिर ट्रीटी ऑफ सेरेंगेपट्टनम हुई और फिर मैसूर को अपने अंडर ले लिया गया। फिर ही सेंट मिशंस टू, ये अभी भी टीपू सुल्तान की बात चल रही है कि वो अपने मिशंस को अपने लोगों को अफगानिस्तान, अरेबिया, टर्की टू फोर्ज एनी ब्रिटिश अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली वॉज नो लेस डिटरमाइंड टू ब्रिंग टीपू टू हिल and to prevent any possibility of the France re-entering India. The British army attacked and defeated Tipu in a breeze 1799. Before French could help reach him, Tipu still refused to beg for peace on humiliating terms. He proudly declared, "It was better to die like soldier than to live in a miserable dependent on the infidels." In the list of their pensioned Rajas and Nawabs, he met a hero's end of third treaty of Mysore War, third Mysore War, 1799 fourth में, while defending his capital Seringapatam, his army remained loyal to him in the very end. The taking over of the capital was described as by Arthur Wellesley, the future Duke of Wellington, in the following words। ठीक है, यही है थर्ड मैसूर वॉर के बारे में बता रहा है कि कैसे टीपू सुल्तान जो कि अपने रिजीम को जाने नहीं दे रहा था, ये अपने बंदों को अफ़गानिस्तान, अरेबिया, टर्की, फ्रांस से एक्सपांड किया जा रहा था, बट फिर भी वेलेस्ली जब आया तो इसने इनको हरा दिया। एंड हाउ Tipu's army was very loyal to him, that that even after they were defeated, he didn't give up standing for Tipu. Nearly half of Tipu's dominance was divided between the British and their ally the Nizam. The reduced kingdom of Mysore was restored to the descendants of the original Rajas from whom Hyder Ali had seized power। देखो, हैदर अली जो टीपू सुल्तान का पापा था, उसने भी वो भी कभी नोबल हुआ करता था। उसने जीता था वाडिया डायनेस्टी पहले थी, वाडिया डायनेस्टी से उसने हैदर अली ने लिया था ये किंगडम, और टीपू सुल्तान उसके बाद आया। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने हरा दिया तो वापस वाडिया डायनेस्टी के किंग को ही ये किंगडम दे दिया था और सब्सिडरी अलायंस साइन करवा दिया था इन लोगों से। ठीक है, ये देखो क्या नाम था उसका? हैम CTS, राइट? हैम CTS हमने पढ़ा था ना। हैदराबाद, अवध एंड मैसूर, थर्ड बना एक। ओके,
देन अ स्पेशल ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन द न्यू राजा, जो कि नया राजा वाडिया डायनेस्टी का बना था मैसूर को। इसी के बहाने फोर्थ मैसूर एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वॉज द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द फ्रेंच थ्रेट टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी। ठीक है, सॉरी फोर एंग्लो मैसूर वॉर आया था, थर्ड एंड फोर्थ दोनों में ही टीपू सुल्तान। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्स्ड अ न्यू ट्रीटी अपॉन द पपेट नवाब ऑफ कर्नाटक 1801 में, कर्नाटक पर भी लगा दिया, अनसीड हिज किंगडम टू द कंपनी, हैंड्स पेंशन देना स्टार्ट कर दिया। सेम ऐसे ही मद्रास को भी कर दिया 19 एंड लास्ट जो था, लास्ट मद्रास था, ये याद रखना। सबसे लास्ट स्टेट मद्रास था, सबसे पहला हैदराबाद था। As it existed till 90 was now created by attaching Carnatic to territory ceded from Mysore, including Malabar. Similarly, not मैसूर, ये बता रहे हैं कि मैसूर जो ये लोग ने कर्नाटक लिया था और हैदराबाद मैसूर लिया था, इन सबको मिलाकर इन लोगों ने मद्रास प्रेसिडेंसी बना दिया था। दैट्स व्हाट दे मीन टू से। हैम CTS अभी भी है। रूलर्स ऑफ तंजावुर एंड सूरत वेर टेकन द रूलर्स एंड पेंशन ऑफ, मैंने बोला था हैम CTS तंजावुर एंड सूरत लास्ट है। कैसे? हैदराबाद, अवध, मैसूर, CTS, कर्नाटक, तंजावुर एंड सूरत, ये लाइन से याद रखना। द मराठास वेर द ओनली मेजर इंडियन पावर लेफ्ट, ओके, आउटसाइड द स्पीयर ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल। अभी तक सिर्फ मराठास, इसीलिए एंग्लो मराठास वॉर भी होगा आफ्टर मैसूर, बीच ही में होता है वो, बट दे आर गिविंग इन अ सीरीज। वेलेस्ली नाउ टर्न्ड इट अटेंशन टूवर्ड्स, हमने ये देखा कि जो हास्टिंग था वो भी एंग्लो मैसूर वॉर इन सब में था, एंग्लो मैसूर वॉर एंड एंग्लो मराठा वॉर, एंड सेम कम्स ये वेलेस्ली के तो टाइम टीपू सुल्तान आ गया था, हास्टिंग के टाइम हैदर अली था। ठीक है, HH। मराठा एम्पायर एट दिस टाइम कंसिस्टेड ऑफ द कॉन्फिडेंसरी, हमने देखना है कि 5 कॉन्फिडरेसी में पहले नाना फडणवीस की जब डेथ हो जाती है 1800s में, तो उसके बाद जो कॉन्फिडरेसी थी, जो पहले एंग्लो मराठा वॉर में जब जीत गए थे ये लोग जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, एंड उसके बाद ये लोग अपने आप में ही 5 पार्ट में टूट गई थी। ठीक है, तो हमने देखा कि वो कौन थे, ये याद रख लो, पेशवा थे पुणे के, है ना, पेशवा तो पुणे में ही थे, मराठा के एक्चुअल किंग। गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, GB, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, हम आज भी देखते हैं ग्वालियर के सिंधिया, होलकर ऑफ इंदौर एंड भोसले ऑफ नागपुर। ठीक है, ठीक है, पेशवा ऑफ पुणे PP, GB एंड SG, HI, होलकर ऑफ इंदौर, इनसे ही लड़ाई हुई थी। महाजी शिंदे ऑफ ग्वालियर एंड ऑल, ये सब लोग थे किंगडम्स। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी भी 2 लोग साथ देंगे, 2 लोग नहीं साथ देंगे, ऐसे से करके, इसीलिए तो ये लोग एंग्लो मराठा वॉर हार जाते हैं, क्योंकि खुद ही साथ में नहीं थे अब तक। तो लेट्स सी, ये कॉन्फिडरेसीज में बटे थे। अनफॉर्चुनेटली द पेशवा, द नॉमिनल हेड, पेशवा अभी तक नॉमिनल हेड ही है ना, उसको नाना फडणवीस चला रहे थे जब तक थे, पर उसके बाद जब वो मर गए थे तो उसके बाद ये जो सारे लोग थे, महाजी शिंदिया, तुकोजी होलकर, अहिल्याबाई होलकर, पेशवा माधवराव टू नाना फडणवीस, द मैन हु केप्ट महाजी मराठा कॉन्फिडरेसी टुगेदर फॉर लास्ट 30 ईयर्स, इनके अंडर जब तक अहिल्याबाई, माधवराव टू नाना फडणवीस, महाजी शिंदिया, इन सब के अंडर तो कॉन्फिडरेसी सही थी, पर 1800 जब इनकी डेथ हो गई, वर्स्ट टाइम था, तब मराठा चीफ्स खुद में ही बढ़ गए थे। यशवंत राव होलकर ऑन वन साइड एंड दौलत राव शिंदिया, यानी होलकर और शिंदिया हट गए थे, ठीक है, एक साथ अलग हो गए थे। एंड पेशवा बाजीराव, पेशवा किसके साथ थे, पेशवा इसके साथ थे, शिंदिया के, शिंदिया एंड पेशवा एंड होलकर। ठीक है, ऐसे ही याद रख लो, बिकॉज ये अभी सब हटेंगे और फिर जुड़ेंगे। होलकर वर्सेस कौन कौन थे, शिंदिया एंड पेशवा थे। ठीक है, ऑन वन साइड वे लॉक मॉर्टल कॉम्बैट, वेलेस्ली हैड रिपीटेडली ऑफर्ड अ सब्सिडियरी अलायंस टू द पेशवा। अब वेलेस्ली ने क्या किया, पहले तो उसने इन सबको साइन किया, ठीक है, हैदराबाद, मैसूर, इन सबको डिफीट करवा के, अब उसकी थी 2 सबसे बड़ी पावर थी, मराठास और मैसूर। मैसूर को तो हो गया सब्सिडरी अलायंस साइन करके, अब मराठास पे आया है वो।
तो देखा कि क्योंकि इनकी भी कंडीशन थी कि पांचों कॉन्फेडरेसी बटी हुई थी, तो इसने आया टू द पेशवा एंड शिंदिया, तो इसने अप्रोच किया शिंदिया और पेशवा को, बट द फार साइटेड नाना फडणवीस अभिवृद्धि हैज़ रिफ्यूज टू फॉल इन टू द ट्रैप। बट 1802 में द डे ऑफ द दिवाली फेस्टिवल होलकर डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ पेशवा एंड शिंदिया, द कावर्डली पेशवा बाजीराव टू रश इन टू द हार्म्स ऑफ। पर यहीं पे ये लोग ने खुद में ही भिड़ गए ना, तो ये कैसे हुए है होलकर वर्सेस, तो जो होलकर था इसने शिंदिया और पेशवा पे अटैक कर दिया था और ये लोग हार गए थे, तो फिर जो पेशवा था वो गया ब्रिटिशर्स के अंडर एंड ब्रिटिशर्स ने उसे साइन करवाई सब्सिडरी ट्रीटी ऑफ बसीन। तो हमें ये याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ बसीन किसके किसके बीच में साइन हुई थी, पेशवा बाजीराव टू एंड ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई थी। क्यों? क्योंकि होलकर ने अटैक किया था, हमें ये याद रखना है। ट्रीटी ऑफ बसीन किसके किसके बीच में साइन हुई थी, पेशवा बाजीराव टू लॉर्ड वेलेस्ली। द विक्ट्री हैड बीन लिटिल टू ईजी एंड वेलेस्ली वॉज रॉन्ग इन वन रेस्पेक्ट। The proud Maratha chiefs would not surrender that great tradition of independence without any struggle. ये बात थी, वेलेस्ली को लगा जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, बट ये लोग भी इतने जल्दी हार नहीं मानेंगे, पर हार जाएंगे। But even in the moment, the peril was unite against their common enemy. When जब देखो अब गया तो पेशवा गया ना, पेशवा ऑफ पुणे, ये गया ब्रिटिशर्स के पास, बोला कि देखो इन लोगों को हरा ही दो, ये कॉन्फेडरेसीज को। तो फिर जब कॉन्फेडरेसी से ब्रिटिशर्स लड़ने आ रहे थे तो ये लोग साथ हो गए। तो देखो अब कौन कौन साथ हुए, तो इसमें से भी एक दो हेल्प नहीं करेंगे। व्हेन शिंदिया एंड भोसले फॉट, तो अब शिंदिया और भोसले साथ हो गए और इन लोगों के अगेंस्ट साइड किए। होलकर स्टूड ऑन द साइड लाइन्स, होलकर जिसने अटैक किया था पेशवा पे, पेशवा और भोसले पे, वो तो साइड लाइन ही था और शिंदिया और भोसले मिलकर लड़ रहे थे, ठीक है। व्हेन होलकर टुक अप द आर्म्स, भोसले एंड सिंधिया नर्स देयर वुंड्स। अब देखो, होलकर स्टूड ऑन द साइड लाइन्स एंड गायकवाड़ गेव हेल्प टू द ब्रिटिश। कौन कौन अगेंस्ट है? 5 थे ना, होलकर, शिंदिया, फिर गायकवाड़, भोसले एंड पेशवा, ठीक है। पेशवा तो गया ब्रिटिशर्स के पास कि इन लोगों से लड़ो, तो ब्रिटिशर्स वर्सेस कौन कौन थे? भोसले थे एंड भोसले एंड शिंदिया लड़ने लग गए, ठीक है। इनके साथ साथ जो गायकवाड़ था उसका तो हेल्प, उसने तो ब्रिटिशर्स की हेल्प कर दी, और एक होलकर था वो साइड में था, ठीक है। होलकर ने हेल्प नहीं की, गायकवाड़ ने हेल्प कर दी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की हेल्प की। अब देखो, व्हेन होलकर टुक अप आर्म्स, अब होलकर आ गया इन लोगों की हेल्प करने के लिए। तो तब तक ये लोग तो हार गए थे, भले ही बोले हाँ हाँ हम साथ देंगे। बाद में होलकर, कुछ सालों बाद की बात है, होलकर जब अगेंस्ट गया ब्रिटिशर्स के, तो ये दोनों ने भी बोला कि अच्छा ठीक है हम साथ देंगे। बट मोर एवर द मराठा चीफ अंडर एस्टिमेटेड द enormously increased stretch of the enemy. मोर ओवर कि ब्रिटिशर्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी इन द साउथ, द ब्रिटिश आर्मी लेड बाय आर्थर वेलेस्ली। आर्थर वेलेस्ली वही है जिसने ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा और जीता। डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ शिंदिया एंड भोसले, इसने भोसले और शिंदिया को अच्छा खासा वेलेस्ली ने हराया था एट अस्से इन सितंबर 1803 एंड एट आरगांव इन नवंबर। इसको अस्से में हराया, इसको आरगांव में। इन नॉर्थ लॉर्ड लेक रूटेड शिंदिया, अब शिंदिया से लड़ने के लिए लॉर्ड लेक आए, इसको वेलेस्ली आए। शिंदिया आर्मी एट लसवारी ऑन द 1st of November and occupied Aligarh, Delhi and Agra. Once again the blind emperor of India became a pensioner. Again मराठा आर्मी अगेंस्ट आ गई एंड मराठी आर्मी को तो पीस साइन करना ही पड़ा। बोथ बिकेम सब्सिडरी अलायंस, शिंदिया एंड भोसले दोनों ही सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिए। फिर जाके होलकर आता है, ये शुरू में बस एक लाइन बताई थी, भोसले एंड शिंदिया जब लड़ रहे थे, उसके बाद अब होलकर आएगा। ये जब ये भी चली गई सब्सिडरी अलायंस से, गायकवाड़ तो यहाँ से चली गई थी। दे सीडेड पार्ट ऑफ टेरिटरीज ऑफ टू द ब्रिटिश एम्पायर, एडमिटेड ब्रिटिश रेसिडेंट्स, जो भी होता है सब्सिडरी अलायंस में सेम कर दिया। द पेशवा बिकेम अ डिस्ग्रंटल्ड पपेट इन देयर हैंड्स, पेशवा का तो वही हाल था, पपेट की तरह।
वेलेस्ली, अब होलकर बाकी था, तो इसमें से कौन था? होलकर में से यशवंत राव होलकर बाकी था. देन मैच मैच फॉर द ब्रिटिश यूजिंग ट्रेडिशनल मराठा टेक्टिक्स, यानी मोबाइल वॉरफेयर एंड इन अलायंस विद द जाट्स रूलर्स को लिया उसने अंडर. देख लो, अब शिंदिया हो गया, इन सब हो गए. अब बाकी है यशवंत राव होलकर proved more than match for the British, using traditional Maratha tactics of mobile warfare and alliance with the Jats. He fought British armies to a standstill. Holkar's allies, the Raja of Bharatpur, inflicted heavy loss on the lake, who unsuccessfully attempted to storm his fort. Moreover, overcoming his age-old antagonism to the Holkar family, Scindia began to think of joining hands with Holkar. Okay. On the other hand, the shareholders of East India Company discovered that the policy of expansion through war was proving costly and was reducing their profit. The company's debt has increased from 17 billion to the dollar to the 31. Now Britain's finance were getting exhausted at the time of when Napoleon से भी टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी, was once became a major threat to the Europe. British statesmen and directors of the company felt that the company had to come to check further expansion to put end on the ruinous expenditure of the digest. ठीक है, Treaty of Rajgat होलकर से साइन की गई, giving back later the greater part of his territory. Wellesley expansionist policy has been checked near the end. All the same, it has resulted East India Company become a paramount power under India. A young officer at the company judicial service, Robert Claw, could write about this. He feels himself a conqueror amongst vanquished people with some degree of superiority. इन्होंने क्या बोला? होलकर बाकी था. होलकर वर्सेस होलकर के साथ साथ इसने राजा ऑफ भरतपुर को भी अपने अंडर ले लिया था, जाट्स को भी ले लिया था. पर ये लोगों को भी धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने हराया. पर इसी सारी चीज़ों में ना वेलेस्ली को वापस भी बुला लिया था, बिकॉज इतना कंटिन्यूस वॉर, पहले एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, इसमें बहुत सारे रेजिमेंट्स को भेजना अपने, कंटिन्यूस इन लोगों को पैसे का लॉस भी हो रहा था. 17 मिलियन से लेकर 31 मिलियन तक ब्रिटिश के फाइनेंसेस चल रहे थे. ऊपर से नपोलियन का भी उसी टाइम राज हुआ था, इसीलिए तो टीपू सुल्तान ने नपोलियन से मदद मांगी थी. उसका भी ये चल रहा था और नपोलियन कंटिन्यूस डिफीट करवा रहा था, यानी लॉसेस में चल रहा था ब्रिटिशर्स को. तभी ब्रिटिशर्स ने मतलब जल्दी से हरा के होलकर को ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन कर दी. राजा को बुलाया था ना, इसलिए राजघाट साइन कर दी और इन शॉर्ट पूरे मराठा एम्पायर को अपने अंडर ले लिया. फिर बाद में वेलेस्ली के एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी को रोका भी गया, पर यही इसकी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी थी जिसके वजह से ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा इंडियन एम्पायर इसके अंडर आ गया. अब हम देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग. ओके, अगेन 1 सेकेंड. तो इसने क्या किया? इसने वेलेस्ली ने के अंडर हमने क्या देखा? मैसूर वॉर देखा, एंग्लो मराठा वॉर देखा एंड ऑल. ठीक है, फिर उसको बुला लिया गया था वेलेस्ली को, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था. ऊपर से नपोलियन का भी बहुत ज़्यादा हो रहा था. फिर क्रिटिसिज्म भी तो था न्यूज़पेपर एंड ऑल में. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है ना, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी. हैड शैटर्ड द पावर ऑफ मराठा चीफ्स बट नॉट द स्पिरिट. सेकेंड वेलेस्ली की तक सेकेंड मराठा वॉर हो गई थी. ठीक है, वो लोग ऑलमोस्ट हार गए थे, सारी टेरिटरीज अंदर ले ली थी. वेलेस्ली तक सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हो गई थी. ठीक है, द लॉस ऑफ देयर फ्रीडम रैंकल देयर हार्ट्स. बट ये लोग ने एक लास्ट अटेम्प्ट ट्राई की 1817 में. इन लोगों ने क्या किया? एक यूनाइटेड फ्रंट ऑफ मराठा चीफ्स वॉज टेकन बाय द पेशवा. अब पेशवा जो कि इन्हीं के पीछे छुपा हुआ था वेलेस्ली के टाइम, अब यही बोला क्योंकि पपेट रूलर बन गया था ना, तो अब इसको भी बदला तो लेना ही था. इसको भी हो नहीं रहा था कि भाई मैं पेशवा हूँ, मैं कैसे ब्रिटिशर्स के अंदर आ सकता हूँ. तो अब ये एक लास्ट मूव लेगा मराठा चीफ्स के साथ. अब मराठा चीफ्स कुछ चीफ्स साथ देंगे. वो स्मार्टिंग अंडर द मराठास फेल टू इवॉल्व द कोऑर्डिनेट. मैंने बोला ना ये लोग फेल हो जाएंगे. पर कैसे किया था? पेशवा अटैक ब्रिटिश रेसिडेंसी एट पुणे.
जहाँ से वहीं से अटैक किया था। अप्पा साहिब ऑफ नागपुर अटैक द रेसिडेंसी ऑफ ये नागपुर। होलकर मेड प्रेपरेशंस फॉर द वॉर, यानी होलकर और पेशवा अभी तक आए हैं साथ में। ओके, द गवर्नर जनरल हेस्टिंग स्टक बैक विद द कैरेक्टरिस्टिक फिगर, मतलब हेस्टिंग का था कि यही वेलेस्ली के तो अंदर साथ में आ गया था, अब अचानक से इसको क्या हो गया, सबसे ट्रीटी भी साइन करवा दी थी, लास्ट में इससे शिंदे से ये साइन करवा दिया था राजघाट ट्रीटी ऑफ ब्रिटिश सॉवरेनिटी एंड डिफीटेड द आर्मीज ऑफ पेशवा भोसले एंड होलकर। जितने भी लोग आए थे, पेशवा, होलकर एंड भोसले, ये तीनों लोग साइन, मैंने बोला ना शिंदिया ये सब लोग नहीं आते, पूरे पांचों नहीं आते, तीन ही आए थे। द पेशवा वॉज थ्रोन एंड पेंशन ऑफ टू बिथूर नियर कानपुर। यहीं से स्टार्ट होगा 1857 का वॉर, ठीक है। यहीं से राजा को लेकर आएंगे इन लोगों के बच्चे को, ठीक है। पेशवा जो था उसको भित्तूर में भेज दिया गया हराने के बाद। हिज टेरिटरीज वेर एनेक्स एंड अब तो पेंशन देकर थोड़ा सा भित्तूर कानपुर के नियर भेज दिया। प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे बन और बढ़ा कर दिया, क्योंकि बॉम्बे और पुणे ऑलमोस्ट पास पास में ही है ना, और बड़ा करवा दिया। ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस। होलकर एंड भोसले को सब्सिडरी फोर्सेस में और साइन, एक और सब्सिडरी फोर्सेस साइन करवा दिया गया। ऑल द मराठा चीफ्स हैज़ टू सीट द कंपनी अंडर देयर टेरिटरीज, है ना। टू सेटिस्फाई द मराठा प्राइड द स्मॉल किंगडम ऑफ सतारा वॉज फाउंडेड आउट तो फ्रॉम द पेशवा लैंड टू द डिसेंडेंट्स ऑफ छत्रपति शिवाजी हु हैड रूल। अच्छा, ये लोग ये भी करते हैं कि ये लोग बोलते हैं अरे ठीक है चलो इतना सब ले लिया है, तो अब जो पुराने छत्रपति थे, पेशवाशिप कब आई, छत्रपति के बाद आई ना, ये सब लोग थोड़ी ना थे मेन किंगडम, मेन तो शिवाजी थे छत्रपति वाले। तो इन लोगों के जो डिसेंडेंट्स थे उनके लिए सतारा लैंड दे दिया गया, बोला कि अब से आप लोग रूल करो, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे वाडिया डायनेस्टी मैसूर में ला दिया, वहाँ यहाँ पे छत्रपति को ला दिया गया था। द राजपूताना स्टेट्स हैड बीन डोमिनेटेड फॉर सेवरल डेकेड्स बाय शिंदिया एंड होलकर। शिंदिया, होलकर, ये आज भी नाम हम सुनते हैं। ये लोग राजपूताना ये राजपूत एरियाज में नहीं राइज करते हैं। ये लोग भी तो मराठास किंगडम का ही पार्ट थे। इनके डाउनफॉल्स की बात, मराठास दे लैक द एनर्जी टू रीअसर्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड रीगली एक्सेप्टेड। और जो बाकी थे, पेशवा थे, भोसले, ये सब लोग, भोसले एंड ऑल, ये सब लोग ने तो आखिर में साइन कर दी थी, और शिंदे और होलकर बचे थे, राइट। तो इन लोगों ने भी धीरे धीरे करके सब्सिडरी अलायंस फिर से साइन कर दी। द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्टिंग द पंजाब, मतलब ये बता रही जो हमने पहले पढ़ा कि सबने ट्रीटी ऑफ अलायंस साइन कर दी थी, ये सब सब्सिडरी अलायंस, ये सब हेस्टिंग के अंडर फाइनली हो गई थी। वेलेस्ली आधा छोड़ कर गए थे, उसके बाद हेस्टिंग ने साइन वाइन करवा के रख दिया, ठीक है। और ब्रिटिश फाइनली एक पैरामेंट पावर बन गई। कब तक, 1818 आते आते ब्रिटिश ऑलमोस्ट एक पावर बन गई थी। इसीलिए 1857 जाते जाते अपने पॉलिसीज़ लाएगी, और फिर जाके 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ। अब देखो और ब्रिटिश कंसोलिडेशन कहाँ से, 1818 से 1857, दो बड़ी पावर को जीतने के बाद ये लोग क्या करते हैं, सिंध को अपने अंडर लेंगे, पंजाब को लेंगे, एंड डलहौजी उसकी पॉलिसी ऑफ एन एनेक्सेशन हो जाएगी, ठीक है। चलो ख़त्म करते हैं जल्दी। सिंध अकड़ एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग एंग्लो रशियन राइवलरी। देखो रशिया यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, और ये रहा इंडिया, पूरा पाकिस्तान एंड ऑल सारा इंडिया था ना। तो देखो इसके इस वॉर में क्यों पड़ना पड़ा, रशिया और अमेरिका, रशिया और यूके भी दुश्मन थे, ठीक है, ब्रिटेन। तो रशिया और सिंध की लड़ाई चल रही थी एज अ रिज़ल्ट ऑफ एंग्लो रशियन वॉर इन द यूरोप में रशिया और यूके की वॉर चल रही थी, एंड एशिया, एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश फियर्स दैट द रशियन माइट कॉन्क्वेस्ट इंडिया थ्रू अफगानिस्तान और पर्शिया। और रशियन लोग इनको भी वॉर कर रहे थे, और हमको था कि भाई ये लोग अगर सिंध को ऐसे ही नहीं रखे रहे तो ये लोग रशिया इतना बड़ा हो जाएगा कॉन्क्वेस्ट करने के बाद, फिर सीधा डायरेक्ट हम पे वॉर का होगा, इससे अच्छा इसको बफर ही बनाए रखो, इनका ऐसा था। तो to counter Russia, the British government decided to increase its influence in Afghanistan and Persia.
फिर ये लोग ने अपने मिशन को भेजा अफगानिस्तान एंड पर्शिया कि भाई इनसे दोस्ती बना के रखो, तब जाके रशियन को ये लोग और रशिया को डिफीट करने में हेल्प करें। तो ये लोग ने अपनी सारी पॉसिबिलिटीज़ खोली वहाँ से। द रोड्स एंड द रिवर्स ऑफ सिंध वेयर ओपन टू ब्रिटिश ट्रेड। ये लोग ने इस रोड्स, इंडस, रावी, ये सारे रिवर्स हैं, इन सबको खोले भाई कि चलो ट्रेड वेट स्टार्ट करते हैं। द चीफ ऑफ सिंध नोन अमीर्स वेन मेड टू साइन सब्सिडरी ट्रीटी। 1818 के बाद फाइनली ये लोग 1839 में ट्रीटी साइन करवा लेते हैं, ट्रीटी ऑफ अमीर, सब्सिडरी ट्रीटी। एंड फाइनली in spite of previous assurance that territorial integrity would be respected, Sindh was annexed in 1843, and a brief Napier, who had written his diary, "We had no right to seize Sindh, yet we shall do so, and we have very advantageous, useful, peace, human, peaceful and rascality." He received 7 lakhs of rupees as a prize for it. देखो क्या हुआ। नॉर्मली सिंध को हम सब्सिडरी अलाइंस बनाने गए थे, ठीक है। सब्सिडरी अलाइंस बना के क्या करते हैं, हम अपनी मिलिट्री छोड़ देते हैं, है ना। ये नापियर्स के अंडर, चार्ल्स नापियर, पर ये सारी चीज़ें बदलेंगी अभी देखना। चार्ल्स नापियर के अंडर हम लोग ने क्या किया, इसको हमने अपनी सॉवरेनिटी के अंडर ले लिया। ब्रिटिशर्स ने इसको अपनी टेरिटरी बना लिया सब्सिडरी अलाइंस करके, सिंध वॉज। और फिर 1839 में इसको पहले सब्सिडरी अलाइंस साइन करवाया, फिर कुछ ना कुछ वॉर्स हुए रहेंगे। क्या हुआ था कि ये लोग ने अटैक कर दिया था सिंध के जो उधर अफ़गानीज़ थे, जो प्रॉपर वो लोग कितने देसी वैसी रहते हैं, ये लोग ने ब्रिटिशर्स को चैलेंज करने लग गए। उनके जो लोग होते हैं, जो ब्रिटिशर्स के लोग, पहले वो लोग छोड़ के जाते हैं ना उनके मिलिट्रीज़ को, तो इनको मार दिया गया था। तो जाके चार्ल्स नैपियर गया, इन लोगों को ही मारा, और 1843 में उसको सिंध को एनेक्स ही कर लिया। अब से सिंध भी इंडिया का पार्ट हो गया, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हो गया, ऐसे हुआ था, ठीक है। क्योंकि ये लोग मारने डालने लग गए थे उधर के अफ़गानिस्तान। उनको पसंद नहीं था ना भाई हमारा अमीर है, वो हम पे ही राज करेगा। और फिर खुद ये लोग ना मिडल मैन से बन के बीच में होते हैं। बहुत स्टोरी है उसकी। पर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब देखते हैं, ठीक है। पंजाब में कौन थे, राजा रंजीत सिंह थे, है ना। महाराजा रंजीत सिंह थे 1839 में इन जून। तब तक सब बेटर था जब तक, लेकिन जब 1839 में फाइनली जब सिंध को ट्रीटी साइन करवाई, तब यहाँ के महाराजा रंजीत सिंह चले गए। उसके बाद सेम ऐसे ही ब्रिटिशर्स का, जैसे पेशवा का डेथ हो जाता, नाना फडणवीस का डेथ, उसके बाद महाजी सिंधिया का डेथ, फिर चेंज हो जाते हैं ना कॉन्फेडरेसीज, सेम ऐसे ही हो गया, ठीक है। रैपिड चेंज हुआ पंजाब में। हमने देखा कि वहाँ के सेल्फिश करप्ट लीडर्स लोग आए, पावर ऑलमोस्ट फेल होने लग गई। वहाँ पे भी सेम मराठास की तरह, सेम बच्चों के रूलर्स उनकी माँ लोग रूल करती थी, और फिर जो आर्मीज़ थे उसके ये लोग बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन्ड हो गए थे। देखो, the power fell into the hands of brave and patriotic but utterly indisciplined army. This led to British to look greedily जहाँ पे भी कुछ भी डिस्ट्रप्शन होता है, यही ब्रिटिश का है कि भाई इनका इंटरनल डिस्ट्रप्शन चल रहा है, चलो हम भी जाके लूट लेते हैं इनका। सतलज, जो कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स था, साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1809। रंजीत सिंह से हारे थे ये ब्रिटिशर्स लोग, इसलिए 1809 में ये लोगों को पीसफुल ट्रीटी साइन की गई थी कि भाई सिंध के इस साइड रंजीत सिंह का, इस साइड तुम लोग राज करो, ठीक है। इनका ऐसा था, बट क्योंकि रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी, फिर करप्ट चीफ्स लोग वहाँ पे राज करने लग गए थे, तो मेजर ब्रॉड फूट ये रखेंगे अपना फूट वहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं। हु वॉज नोन टू बी हॉस्टाइल to the Sikhs was appointed to the British agent in लुधियाना। हमेशा एक ब्रिटिश एजेंट रहता है ना लुधियाना में, उनको रख दिया गया। ब्रॉडफुट, जो कि बहुत हेट करते थे, रिपीटेडली indulged in hostile actions and gave provocations to the Sikhs. The corrupt chiefs and official found that the army would sooner or later deprive them for their power and position. They conceived the idea to saving themselves in the war with the British. जो वहाँ के चीफ्स लोग थे, ये लोग अब मिल गए ब्रिटिशर्स से, तो अब फाइट होगी ब्रिटिशर्स एंड चीफ्स वर्सेस वहाँ की आर्मी की। देखना अब यही था एंग्लो मैसूर वॉर।
ठीक है. In the autumn 1845, news reached the boats designed to form bridges had been dispatched from Bombay to Firozpur on the Satluj. Barracks for additional troops were built in the favored area and additional regiments began to be dispatched the frontier in Punjab. मतलब अब क्या है, ब्रिटिशर्स से मदद मांग, ब्रिटिशर्स की हेल्प ले ली, तो अब ब्रिटिशर्स के अंडर ये लोगों का, तो अब ये लोग मस्त अपना वेजेस एंड ऑल सब उधर रख रहे हैं, मतलब शिप्स एंड ऑल वहाँ पे डिस्पैच कर अपनी आर्मीज़ को लिए जा रहे हैं. द पंजाब आर्मी नाउ कन्विंस दैट द ब्रिटिशर्स वर डिटरमाइंड टू ऑक्यूपाई पंजाब. और यहीं से पंजाब आर्मी को लगा कि भाई ये लोग अपनी आर्मी लिए आ रहे हैं, मतलब ये लोग अनैक्स करने आ रहे हैं. When it heard in December, Lord Uggao, the commander-in-chief, and Lord Hardinge, the governor-general, उस time Hardinge थे governor-general, was marching towards Firozpur, to decided to strike. Of course, war लड़ेंगे because chief ने इनसे बोला है. War between two was declared on 13 December 1845. The danger from the foreign immediately united the Hindus, Muslims, and the Sikhs of that region. Punjab army fought heroically. ठीक है. The Prime Minister Raja Lal Singh and the Commander-in-Chief Tej Singh were secretly corresponding the enemy. अच्छा, जो आर्मीज़ के कमांडर इन चीफ थे और जो प्राइम मिनिस्टर थे, कहने को तो आर्मीज़ के साथ थे, बट ये लोग भी इनडायरेक्टली चीफ्स ही तो थे. ये लोग भी तो ब्रिटिशर्स का साथ दे दिए रहते हैं इनडायरेक्टली. पंजाब आर्मी वॉज फोर्स टू कंसीड डिफीट. इनका लीडर ही भाई तुम्हारे साथ है, प्राइम मिनिस्टर ही तुम्हारे साथ है. एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाई गई 1846. 8 मार्च 1846 तक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवा दी गई. द ब्रिटिश एनेक्स जलंधर दौब एंड हैंडेड ओवर जम्मू एंड कश्मीर टू राजा गुलाब सिंह को. ये उधर के अमीर इंसान थे, डोगरा, इसीलिए बोला जाता ना डोगरा किंग्स के अंडर कश्मीर था. तो इन्होंने भी बाद में बेच दिया था इंडिया को, मतलब नेहरू को. राजा गुलाब सिंह डोगरा डायनेस्टी के अंडर कश्मीर फाइनली यहाँ से आता है. जब बोलते ना कश्मीर डोगरा डायनेस्टी के अंदर था. ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद ब्रिटिशर्स ने इनको बेच दिया था कुछ पैसों में. ठीक है. तो ये साइन हुआ. एंड ये सब किसके अंडर हो रहा है, कौन से लॉर्ड हार्डिंज. एंड कमांडर इन चीफ कौन था, गो. ठीक है. लेटर ऑन 16 December now 1846 क्या होता है, अनदर ट्रीटी वॉज साइन गिविंग द ब्रिटिश रेजिमेंट एट लाहौर. ठीक है. जो ब्रिटिश रेजिमेंट लाहौर में बैठता है उसको फुल पावर दे दी गई थी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के एनी मैटर को बताने के लिए. फ्रॉम नाउ ब्रिटिश रेजिमेंट बिकेम द रियल रूलर ऑफ पंजाब. ठीक है, समझा क्या क्यों हुआ था. बिकॉज खुद वहाँ के चीफ्स लोग, नोबल्स लोग आज चले गए थे ब्रिटिशर्स का साथ देने, और ब्रिटिशर्स को फिर बुलाया गया, हार्डिंज एंड ऑल को यहाँ पे हार्ड लोगों को बुलाया गया हार्ड लोगों से लड़ने के लिए, ऐसे याद रख लो. बट द एग्रेसिवली इम्पीरियलिस्ट सेक्शंस ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियलडम ऑफ इंडिया वेर स्टिल अनसेटिस्फाइड. इतना जीतने के बाद भी ये लोग ने अनसेटिस्फाइड थे कि भाई ब्रिटिश रेजिमेंट को कैसे छोड़ा वहाँ पे, और को कैसे बल्कि उसको तो हमारा पार्ट बना लेना चाहिए. मतलब अभी भी नोबल कौन है, अभी भी रूलर पंजाब का किंग है, उसको रेजिमेंट संभालेगा. भले ही ये ब्रिटिश रेजिमेंट सारा डिसीजन लेगा, पर नाम के लिए भी किंग क्यों है, इनका अभी भी ऐसा था. तो ट्रीटी ऑफ लाहौर में ये भी था कि भाई अब लड़ाई मत करना, नहीं तो फिर हम पूरा ही जीत लेंगे, तुमको पूरा ही ले लेंगे अपने अंडर. पर 1840 आते आते व्हेन द फ्रीडम लविंग पंजाबीज रोज, है ना, खुद के लोगों को कैसे एक्सेप्ट होगा भाई ब्रिटिशर्स का बंदा चला रहा है. तो वहाँ के ही लोग रिवॉल्ट करने लग गए. एक ही साल बाद टू ऑफ द प्रोमिनेंट रिवॉल्ट्स, मूलराज एट मूलतन एंड चतर सिंह एट अतरीवाला. ठीक है, चतर सिंह बहुत फेमस है, नियर लाहौर एंड पंजाब को फिर से डिफीट कर दिया गया. और फाइनली लॉर्ड डलहौजी, ये फेमस है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है किसने लाहौर, किसने पंजाब को अपने अंडर ले लिया था. दैट वाज लॉर्ड डलहौजी. इसके पहले कौन था जिसने ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाई थी, हार्डिंज. हार्ड लोग जा रहे थे लड़ने के लिए गौ के साथ. 10
Last independent state of India was observed in the 1848 आते आते फाइनली 1817 के बाद ये भी सीधा पंजाब भी चला जाता है, ठीक है। लॉर्ड डेलहाउसी एंड पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, इसकी लॉर्ड डेलहाउसी का तो फेमस था, जिस भी किंग के अंडर जो कोई भी हायर नहीं है वो सीधा सीधा अपने किंगडम को दे देगा और वो किंगडम भी पार्ट बन जाएगा। फिर आया पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, है ना, डेलहाउसी का। 1848 1856 तक था डेलहाउसी। हमने देखा 1848 में आते ही उसने पंजाब को अंडर ले लिया। Came out to India as a Governor General in 1848. He was beginning determined to be direct British rule over the large, ठीक है। Extinction of all native states इनका था, in just a question of time. The ostensible reason of this policy was belief in corrupt administration. How the undermining policy. Dalhousie, in common with other aggressive imperialists, believed that the British exports to the native states of India were suffering because of अच्छा ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी बदलाव करेंगे, ठीक है। जितना भी करप्शन था ना, इन्होंने उसको हटाने की भी कोशिश की होगी। Moreover, they thought that Indian allies had already served the purpose of facilitating British conquest of India and could now be got rid of profitability. The chief instrument to which Lord Dalhousie implemented was doctrine of lapse. Doctrine of lapse क्या है? When a ruler of the protected state died without a natural heir, his state could not pass to the adopted heir. यही मैंने अभी बताया। इसके चक्कर में इन लोगों ने किसको किसको किया, सतारा, नागपुर, झांसी, है ना, झांसी की रानी इसीलिए तो क्योंकि सतारा, नागपुर ये सब इन्हीं के अंडर ऐसे ही आ गया था, ठीक है। इनके पास हायर नहीं थे। सतारा को 1848 आते ही कर लिया, नागपुर को 1854 में कर दिया। फिर डेलहाउसी was refused to recognize the title of many ex-rulers or to pay any pension. डेलहाउसी आते ही, क्योंकि करप्शन भी कम करना था और मैनी माल एडमिनिस्ट्रेशन भी कम करना था। ऊपर एक लाइन थी इधर कि इंडियन अलाइज को हमने आज तक बहुत पैसा दे दिया सब उनके किंगडम को लेने के बाद, और इतना पेंशन दे दिया, तो ये सबको कट करो। पहली बात तो उन्होंने टाइटल्स को ख़त्म करवाया। नवाब ऑफ कर्नाटक, सूरत राजा ऑफ तंजावर, इन सब के टाइटल्स को हटा दिया। अब से इधर कोई राजशिप नहीं बनेगी। सिमिलरली आफ्टर द डेथ ऑफ एक्स पेशवा राव बाजीराव टू, राजा ऑफ बितूर, है ना, बितूर बेच गया था, इनके जो बेटे थे उनको भी पेंशन मिलना, उनके पूरे ख़ानदान को पेंशन मिलना बंद कर दिया था। नाना साहब, देखो यहीं से कानपुर से ही नाना साहब निकलेंगे और फिर 1857 में लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पेंशन देना भी बंद करवा दिया था, तो ये भी जुड़ गए। लॉर्ड डेलहाउसी वो नीन ऑफ एनेक्सिंग किंगडम ऑफ अवध, इनको अवध जीतना था। बट द टास्क प्रेजेंटेड सर्टेन डिफिकल्टीज। नवाब्स ऑफ अवध हैड बीन ब्रिटिश अलाइज सिंस द बैटल ऑफ बक्सर, है ना। अवध को बक्सर के बाद ही अलाइज कर दिया गया था, अलाय की तरह जोड़ लिया गया था और उसको एक बफर स्टेट की तरह रख दिया गया था। और उसके बाद से अवध ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि तो उसको ले लिया जाए। एंड अवध के हायर्स भी थे एंड कुड नो, एंड इसीलिए ब्रिटिशर्स को था कि भाई हम इसको कैसे हराएंगे, एंड इसीलिए इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में भी हम नहीं ले सकते थे। तो फाइनली डेलहाउसी हिट अपॉन द आइडिया ऑफ elevating the plight of the people of Awadh. Nawab Wajid Ali Shah was accused of having misgoverned his state. अब ऐसे कर देंगे ये लोग कि भाई जो वाजिद अली शाह है वो बेटर नहीं है स्टेट को चलाने के लिए। देयरफॉर 1856 आते आते अवध फाइनली लास्ट स्टेट बना जिसको हमने सब्सिडरी अलायंस बोल लो, किसी के भी अंडर स्टेट्स को ला दिया, ब्रिटिश कॉलोनीज का पार्ट बना दिया। Each state was under 1856. Undoubtedly, the degeneration of the administration of Awadh was a painful reality for its people. इसीलिए अवध वाले लोग भी बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक ना। 1857 other princes of the day were selfish ruler absorbed self-indulgence who cared little for the good administration. ये सब बताया गया लोगों को कि भाई देखो तुम्हारा राजा ऐसा ऐसा करता है, इसीलिए हम ब्रिटिशर्स को अंदर ले लेना चाहिए। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉज बीन पार्ट ऑफ ब्रिटिश। देखो बोला तो क्या था ब्रिटिशर्स ने, देखो तुम्हारा राजा अवध का कितना एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या करता है, बट सबको पता है कि भाई
अवध तुम्हारे अंडर आ गया है तो अवध को तो ब्रिटिश रूल कर रहा है, ब्रिटिश के अंदर पॉलिटिकल अफेयर्स है, स्टेट अफेयर्स है, तो कहाँ से वो कुछ भी करेगा। इन रियलिटी द इमेंस पोटेंशियल ऑफ अवध एज अ मार्केट ऑफ मैनचेस्टर्स ऑफ गुड विच एक्साइटेड डेलहाउसीज ग्रीड, है ना, arouse his philanthropic feeling and for similar reason to satisfy British growing demand from raw cotton. Dalhousie took away the cotton producers provinces of Berar from the Nizam. Okay, it needs clearly to be understand ki how Indian state, there was no Indian state in the existence at that time. From the protected native states were as much part of the British Empire as the territories ruled directly by the company. इतनी ज़्यादा कोई भी टेरिटरी डिपेंड हो गई थी ब्रिटिश एम्पायर से कि अब ऐसा लगता था भले ही उधर नवाब है, राजाज हैं, वो सारे डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट हो, ब्रिटिश एम्पायर के ही ऊपर डिपेंडेंट थे, है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा था देख लेते हैं। डलहौजी आते आते पूरा ब्रिटिश प्लेस को अंडर ले लेता है। फिर हमने देखा था सिंध, पंजाब, इन सब का कॉन्क्वेस्ट होते होते हेस्टिंग के अंदर मराठास वॉर, है ना। फिर और क्या क्या पढ़ा था हमने, हेस्टिंग, वेलेस्ली, सब्सिडरी अलायंस, ये सब करवाया था उसने। ओके गाइज, लेट्स मीट विद अ न्यू